बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ हफ्ते पेशतर पूरे मुल्क में लोग ये पूछा करते थे कि अब क्या होगा। आपने नोट किया होगा कि कुछ दिनों से इस सवाल की शिद्दत में और तवातर में बहुत कमी आई है। अब ज़्यादा लोग ये नहीं पूछते कि क्या होगा, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो गया है कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। और ख़ुद पीटीआई के लोगों को भी अंदाज़ा हो गया है कि हालात किस सब जा रहे हैं और क्या होने वाला है। बहरहाल कुछ न कुछ होना है और कई कुछ होना है, जिसकी मैं तफसील अर्ज़ करूँगा। लेकिन हुकूमत की जो पोजीशन है इस वक्त माजी के मुकाबले में, माजी से मुराद ये है कि पिछले साढ़े छः महीने के दौरान ये वो मरहला आ गया है हुकूमत पर कि वो अब सबसे ज़्यादा मजबूत तरीके से खड़ी है। और उसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि मईशत के शुतरे बेबहार को इन्होंने महार डाल दी है। अभी मईशत के फ़ायदे आवाम तक नहीं पहुँच रहे। महंगाई कमी नहीं हो रही, महंगाई साकत भी नहीं हो रही, महंगाई में इजाफ़ा जारी है, लेकिन उस इजाफे की शरह कम हो गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से भी सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। यानी वो मईशत के वो बहरान जो एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहे थे, वो खामोश किए जा चुके हैं, डिस्पोज किया जा चुका है उनको। इस वजह से इस वक्त जो हुकूमत है वो ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है और वो तहरीक इंसाफ को कुछ देने की पोजीशन में या कुछ देने की कैफियत में नज़र नहीं आती। सारी मजबूरी दो तरफ़ा मुज़ाकरात की बैकडोर राब्ते जो होते हैं वो अब यकतरफा राब्ते, यानी पीटीआई की तरफ से राब्ते, वो भी उनका सिलसिला भी टूट गया है और इन क़यास आराइयों का भी ख़ात्मा हो गया है। जो ये की जा रही थी कि फ़ौज दोनों फ़रीक़ों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर कोई ऐसा हल तलाश करेगी जो इमरान खान को भी काबिल कबूल हो और हुकूमत के लिए भी काबिल कबूल हो। ये क़यास आराइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हुकूमत ने यकसुई से ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन अगस्त के बाद होंगे। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो इमरान खान को नीचा दिखाना चाहते हैं, बल्कि उसकी असल वजह ये है कि चूँकि मईशत के शुतरे बेमहार को इन्होंने काबू में कर लिया है, लिहाजा इनको उम्मीद है कि अगले 7, 8, 9 महीनों में वो कुछ ऐसे काम कर लेंगे जिनसे मईशत ग्रो होती हुई नज़र आएगी और आवाम को भी कुछ न कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और ग्राउंड पर भी मईशत के कुछ इक़दामात होते हुए नज़र आएंगे। ये एक बात बड़ी ज़बरदस्त है और आपने वो खबर सुन ली होगी कि एक तो वो हैदराबाद से सक्खर तक की जो मोटरवे है उसके लिए तमीराती मरहले का आगाज़ हो गया है और इसके अलावा चीन कुछ नए मनसूबे बना रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दूसरे को दौरे की दावत दी गई है और ये एक मीनिंगफुल दौरा होगा। ज़ाहिर है ये दौरा खैर सगाली का नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस किस्म के फ़ैसले मुतवक्को हैं और ये चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के फ़ायदे में जा रही हैं, जबकि पीटीआई मुसलसल मायूसी की तरफ लुढ़क रही है और उसकी ये उम्मीदें भी सही तरीके से पूरी नहीं होंगी कि उसे अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। मसलन जो केस है तोशा खाने का, इस पर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला वो लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं और वो उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं, बल्कि एक कैंपेन उनकी तरफ से चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही ये फ़ैसला ओवरटर्न कर देगी, यानी कि साबिक़ा पोजीशन बहाल कर देगी। मतलब ये है कि न सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही फ़ैसला मुअत्तल कर देगी, बल्कि उस फ़ैसले को मनसूख कर देगी और इमरान खान को बरी कर देगी। तो ये तवक्को कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बांध ली है। लेकिन मैं एक बात शुरू से कहता आया हूँ कुछ दिनों से कि अगर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इनकी मर्ज़ी का रिलीफ मिल जाता है, तब भी जो शिकंजा इनके गिर्द कसा गया है वो ढीला नहीं होना। इसके बाद 12-13 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन की वो डेडलाइन है 6 नवंबर की, जब उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाना है। या तो वो उस रोज़ फ़ैसला सुना देंगे या वो इस रोज़ फ़ैसला महफूज कर लेंगे। इस फ़ैसले की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें सिर्फ इमरान खान ही नाअहल नहीं होगा, बल्कि पीटीआई के कम से कम 25 मेंबर
नाअहल होंगे। ये जो इस बहुत बड़े स्कैंडल और बहुत बड़े फ्रॉड में जो मुलव्वस हैं उनमें सदर आरिफ उल्वी का नाम भी शामिल है, लेकिन उनको ज़ाहिर एक इस्तिस्ना हासिल है बतौर प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ फ़िलहाल कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनका नाम आ जाएगा जो फ्यूचर में अगली असम्बली के दौरान जब ये सदर नहीं होगा तो ये आरिफ उल्वी भी टांग दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें पेशावर का जो ठग है, क्या नाम है उसका, असद कैसर, जो 5 मरले के मकान में रहता था अपने 3 भाइयों समेत, और अब उसकी कई अरब मालियत की 3 कोठियाँ सिर्फ इस्लामाबाद में और पेशावर और सवात में इसकी अलग कोठियाँ, खरबों-पति हो गया इस दौरान। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इन लोगों ने कितनी करप्शन की होगी। इसके अलावा अली जैदी का नाम है, लाहौर का वो जो गुंडा है महमूद रशीद, उसका नाम है, वो 25-30 नाम है, और जब ये 6 नवंबर को इसकी खबरें छपेगी तो ये सारे नाम भी सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन, इनकी जो डेस्परेशन है पीटीआई की, उसका अंदाज़ा आप इस अमर से लीजिए कि मरियम नवाज साहबा के बाद इन्होंने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कत्ल की धमकियां दी हैं। एक साहब की वीडियो तो आ भी गई है, और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ट्विटर पर और टेलीफोन पर मसलसल कई अतराफ से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, और धमकियों में ये कहा गया है कि सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे सारे अहले खाना को भी हम कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये पीटीआई का जो पुरतशद्दुद दिमाग है, ये उसकी कारस्तानी है। और आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले भी इन्होंने मरियम नवाज को कत्ल की धमकी दी थी। फैसलाबाद में एक इजलास हुआ था पीटीआई का, जिसमें असलम नामी गुंडे ने ये कहा था कि मैं मरियम नवाज को कत्ल करूंगा। वो गुंडा तो एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस इजलास की सदारत कासम सूरी कर रहा था, जो एक कोयटे का नामी ग्रामी गुंडा है और कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर भी रहा है। तो उसको अभी तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि वो इस असलम नामी गुंडे का शरीक मुजरिम था धमकी देने में। वो जब ये धमकी दे रहा था तो ये मुस्करा रहा था। इसी तरह इनका एक और बहुत बड़ा नामी ग्रामी अरबपति खरबपति गुंडा है फैसल बडोडा, उसने टीवी पर बैठकर कम से कम 6 मरतबा ये ऐलान किया था कि हमने 5000 अफराद को कत्ल करना है। हालिया जुलूस जो निकले छोटे मोटे के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, तो इसमें उन्होंने रिक्शे जलाए, और एक बुज़ुर्ग जो 70 साल की उम्र के थे, वो दिल के मरीज़ थे, उन्होंने कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दो क्योंकि मैं दिल का मरीज़ हूँ और मेरा डॉक्टर के पास पहुँचना ज़रूरी है। तो उन्होंने उसको मारा, उसकी कार तोड़ दी, और उसके बेटों की उम्र के नौजवानों ने, जिनकी तरबियत इमरान खान ने इस तरह की है, उस बुज़ुर्ग को कुत्ते का बच्चा कहा। तो ये वो तरबियत है जो इमरान खान अपने सोशल मीडिया के 5000 अरकान को बराह रास्त खुद या अपनी पिंकी पीरनी के ज़रिए देता है, और उनको 5000 किस्म की गालियाँ इसने सिखाई हुई हैं कि तुमने इस मौके पर ये गाली देनी है और इस मौके पर ये गाली देनी है और इस तरह तशद्दुद करना है। यानी ये जो लफंगा गिरी और अखलाक बाख्तरा गुफ्तगू का जो मास्टर माइंड है, बल्कि जहाँ से ये सारा गंद निकलता है वो इमरान खान का दिमाग है। तो ये इसी तरह के लोग हैं। तो नाज़रीन, ये डेस्परेशन जो है इनकी अभी चलेगी, और हुकूमत को जैसे मैंने बताया कि वो तो मजबूत पोजीशन पर है, वो किसी सूरत इनको अगस्त से पहले इलेक्शन कराने की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, और फ़ौज भी गैर जानबदार है। जिस फ़ौज के बारे में ये जो कहा जाता है और क्या सराही की जाती है वो मुकम्मल तौर पर गलत है और ख़त्म हो चुकी हैं कि फ़ौज पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान कोई मुज़ाकरात की सहूलतकारी कर रही है ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। ऐसा कुछ नहीं है, वो मामला टूट गया है, और उस मामला टूटने के बाद इमरान खान दिल बर्दाश्ता है, और दिल बर्दाश्ता होने के नतीजे में ये इसके सामने कोई फैसला कुन इक़दाम की सलाहियत इनमें ख़त्म हो गई है। चुनांचे कभी ये असम्बलियों के इस्तीफ़े की बात करते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, कभी मुल्क को ब्लॉक करने की बात करते हैं। तो अब लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान ने 4 अरब रुपए का इशारा दिया अपनी पार्टी के कारकुनों को। पार्टी के लोगों ने इसको बताया कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी फ़ंड इकट्ठा करने की, उन्होंने कोई फ़ंड इकट्ठा करके नहीं दिया है। तो इमरान खान ने कहा आप तसल्ली रखें, 4 अरब रुपए का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। तो ये 4 अरब रुपए का बंदोबस्त इमरान खान ने कहाँ से किया है? कोई ATM मशीन इसके पास इस वक्त नहीं है।
तो मुझे जो अंदाज़ा हुआ है वो यही है कि ये 4 अरब रुपए इमरान खान ने 3.5 साल के दौर में जो अरबों की करप्शन की है, ये लोग तो तोशा खाने के 16 करोड़ को रो रहे हैं ना। इमरान खान ने इससे बहुत बढ़कर करप्शन की है। आटा चीनी दवाओं के स्कैंडल से लेकर रिंग रोड स्कैंडल तक, वो BRT, वो बिलियन सुनामी, कराची की जहाज रानी, शिपिंग कॉरपोरेशन, इस हर शोबे में, बेशुमार शोबों में खरबों रुपए की करप्शन हुई है, जिसमें इमरान खान के अकेले का हिस्सा अरबों रुपए का है। तो ज़ाहिर है उसमें से इसने रकम बचा कर एक तरफ रखी होगी। अब मुझे नहीं पता कि वो 4 अरब रुपए खर्च करने की हिम्मत रखता है या नहीं रखता, लेकिन जो उसको 3 ऑप्शन है वो तीनों इसलिए फ़लाप हैं कि असम्बली ये तोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ये इसलिए नहीं तोड़ सकता, और लॉन्ग मार्च ये इसलिए नहीं कर सकता कि चाहे जैसा मर्जी ये लॉन्ग मार्च करे, ये तय हो गया है कि इस्लामाबाद उसको नहीं आने दिया जाएगा। और तीसरा जो चीज़ है वो है कि पंजाब और पख्तूनख्वा की हर शहर को ब्लॉक करने की पोजीशन। अव्वल तो ये इनके पास इतने कारकुन नहीं हैं कि वो ब्लॉक कर सकें, क्योंकि किसी भी शहर को, अगर छोटा सा शहर है 40, 50, 60 हज़ार आबादी का, तो उसको ब्लॉक करने के लिए भी 4 मुकामात पर ये हंगामा राय की ज़रूरत है। मसलन एक एंट्रेंस और दूसरा एग्ज़िट पॉइंट, और कई शहरों को तो कई पॉइंट होते हैं, दाएं बाएं, मशरक़ मगरब, 4-4, 5-5 एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट होते हैं। लेकिन चलिए हम 2 मान लें तो 2 ये हो गए, और कम से कम 2 या 3 शहर के अंदर कुछ दंगा फसाद करने के लिए, तो इतने कारकुन इनके पास किसी भी शहर में दस्तयाब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, इन दोनों सूबों में इनकी हुकूमतें हैं, PTI की पंजाब में परवेज़ इलाही की, वहाँ महमूद खां की, तो लेकिन अगर ये शहर ब्लॉक करते हैं और इंटर सिटी कनेक्शन काटते हैं, राब्ते काटते हैं, कम्युनिकेशन काटते हैं, तो इसका नुकसान वफाक को नहीं, सूबे को है। चुनाचे सूबे ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे अपने मफाद में। वो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे कि लोग जुलूस निकालें, लेकिन शहरों को ब्लॉक न करें। और अगर ब्लॉक करते हैं, कहीं कहीं कामयाब हो भी जाते हैं, तो ये ब्लॉकेट जो है वो जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। इसके चंद नमूने हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले की शाम देखे, जब इन्होंने कई मुकामात पर टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक की, लेकिन पुलिस ने एक ख़ास टाइम के बाद, जब 15-20 मिनट के बाद, और ख़ास टाइम के बाद पुलिस ने उनको लाठी चार्ज करके भगा दिया। जबकि पंजाब में पुलिस जो है वो राना सनाउल्लाह से हिदायत नहीं ले रही, पंजाब की पुलिस जो है पंजाब गवर्नमेंट के ताबे है। तो गोया कि ये पंजाब गवर्नमेंट का फैसला था कि इनको सड़कों पर आने दो, इनको गिरफ्तार मत करो, इन पर लाठीचार्ज मत करो, इनको टायर भी जलाने दो। लेकिन टायर जलाने की इतनी देर बाद सड़क आपने साफ़ कर दी नहीं। ये कुछ तरह की चीज़ वहाँ तय हुई और इसी पर अमल हुआ। यही वजह है कि पंजाब में लोगों को चंद एक मुकामात के अलावा किसी जगह नहीं पता चल सका कि कोई एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक कि लाहौर का लिबर्टी चौक, वहाँ 20 आदमी थे एहतजाज करने वाले, जहाँ इससे पहले PTI के हर एहतजाज के मौके पर 100, 125, 70, 80 बंदे इकट्ठे हो जाते रहे। तो इस मरतबा 100, 125 भी इकट्ठे नहीं हुए, 20-25 इकट्ठे हुए, और वो सारी लिस्ट आ गई 65-66 शहरों की, जहाँ जहाँ मुजाहरे हुए। और उन मुजाहरों में 40 से ज़्यादा शहर तो ऐसे हैं जहाँ मुजाहरीन की तादाद 20 और 25 के दौरान रही। 10-11 शहर ऐसे हैं जहाँ 5-5, 6 अफराद शरीक हुए। और भावन नगर की जो वीडियो आपने देखी होगी, उसमें सिर्फ 4 आदमी, कुल मबलग 4 आदमी एक जगह पर बैठकर प्ले कार्ड लहरा रहे हैं और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। शब कदर और कराची, ये 2 मुकामात थे जहाँ 1-1 हज़ार के करीब लोग इकट्ठे हुए, और इसके अलावा किसी शहर में भी नहीं, जहाँ तक कि पिंडी में भी नहीं, जिसके बारे में इमरान खान ने शिकवा किया था। पिंडी में 400-500 निकले, 400-500 इस्लामाबाद में निकले। दोनों शहरों को मिलाकर देखा जाए तो ये दोनों शहर मिलाकर 40 लाख की आबादी बनते हैं। तो 40 लाख की आबादी में 1000 का जुलूस निकला। और नाज़रीन, आखिर में मैं ये बता दूं कि ये जो फ़ौज के साथ राब्ते हैं, ये फ़ौज इनको माफ़ नहीं करने वाली। और माफ़ न करने का मतलब ये नहीं है कि फ़ौज इनको पकड़ेगी और मारेगी। फ़ौज का एक अपना मोडस ऑपरेंडी होता है, उसके मुताबिक वो चलते हैं, उसके मुताबिक वो तरजीहात तय करते हैं। 6 इक़दामात इमरान खान ने किए हैं जिनको दुनिया की कोई फ़ौज बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहबाज गिल का मामला, आज़म स्वाति का मामला, इसके अलावा 3 मरतबा फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश
ایک وہ ریٹائرڈ ملازمین کے ذریعے پہلے، پھر فوج کے اندر بغاوت کی تکمیل، پھر یہ کہ ریٹائرڈ افسروں کا ایک جتھا بنایا گیا، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ لانگ مارچ کے دن آپ نے فوج کے ساتھ آنا ہے، جب فوج جہاں بلائی جائے گی تو وہاں پہنچنا ہے آپ نے، اور ان کو کنونس کرنا ہے۔ ان میں سے 2-3 بھی اگر مثلا پنڈی میں 2000 فوج اکٹھی آ جاتی ہے تو ان میں سے آپ نے 2 افسروں کو کنونس کرنا ہے کہ ہتھیار نیچے پھینک کر عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں، گویا کہ میوٹنی۔ تو وہ تو خیر کوشش تو ساری ناکام ہو گئی، اور ناکام ہونی تھی، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جس طرح عمران خان نے سوچ لیا تھا، لیکن یہ چیزیں فوج بھولنے کی نہیں، دنیا کی کوئی فوج یہ چیز نہیں بھول سکتی۔ اور پھر شیخ رشید جو بکواس بازی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی فوج کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کی ڈائریکشن پر کرتا ہے۔ پچھلے دنوں جو اس نے بکواس کی کہ عمران خان جنرل سرفراز شہید کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ یہ ہے کہ جنرل سرفراز کسی بھی شکل میں آرمی چیف نہیں بن سکتے تھے، وہ تو 17ویں نمبر پر تھے، جبکہ آرمی چیف پہلے 4 یا زیادہ سے زیادہ پہلے 6 میں سے بن سکتا ہے، تو 17ویں نمبر کا آؤٹ آف کوشچن ہے۔ لیکن اس نے یہ بیان عمران خان کی ہدایت پر دیا، جس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ چونکہ عمران خان نے سرفراز خان کو پک کر لیا تھا آرمی چیف بنانے کے لیے، لہٰذا جنرل باجوہ نے یا ISI نے ان کو رستے سے ہٹا دیا، یہ کانٹا صاف کر دیا۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ شیخ رشید کے اس بیان کا مطلب کیا تھا تو وہ یہی تھا۔ یہ اتنا جھوٹ اور شر انگیز قسم کا الزام تھا، اور یہ وہی PTI ہے جس نے اس ہیلی کاپٹر حادثے میں جس میں جنرل سرفراز شہید ہوئے، پوری ایک ٹویٹر پر ایک مہم چلائی تھی خوشی کی، جس میں مبارکبادیں ایک دوسرے کو دی گئی تھی کہ یہ 5 مر گئے، اللہ کرے باقی بھی مر جائیں، خوشی ظاہر کی تھی، اور مٹھائیاں بانٹنے کے اعلانات کیے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ 6 اقدامات جو ہے، باقی چیزیں چھوڑے کہ آپ وہ ISI کے چیف پر پھڈا ڈالا، فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر جاسوسی کرائی، جنرل باجوہ پر جادو کرایا، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ لیکن یہ جو 6 چیزیں ہیں، یہ پاکستانی فوج نہیں، دنیا کی کسی بھی فوج میں کوئی کرے تو وہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے 6 میں سے ایک بھی واقعہ ہو جاتا تو کوہرام بچ جاتا ہے۔ جہاں چونکہ ایک خاص قسم کی فضا کے اندر اب آگے بڑھ رہے ہیں معاملات، اس لیے ان پر کوئی ایکشن ہمیں ہوتا ہو نظر نہیں آیا۔ لیکن ایکشن ہوتے ہوئے نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ معاف کر دیا گیا، معاف نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونا ہے وہ بہت ہی لرزہ خیز ہے PTI کے لیے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔